नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। 2017 में बीजेपी ने 300 पार कर बहुमत की सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में और मुखिया बने योगी आदित्यनाथ। अब इन 4.5 सालों में, क्योंकि 5 साल ये सरकार पूरी करने वाली है और 2022 में यूपी में चुनाव है, इन 4.5 सालों में योगी आदित्यनाथ का हंटर चला माफिया पर भी और कोरोना पर भी। और इसीलिए क्या यही दम है जिसकी वजह से यूपी में कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अब की बार 300 पार? क्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी का हंटर चलेगा माफिया पर, कोरोना पर? और इसीलिए उत्तर प्रदेश में रिटर्न ऑफ योगी आदित्यनाथ होने वाला है। क्या विपक्ष की सारी रणनीतियां योगी आदित्यनाथ के काम के सामने चित हो गई हैं? इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। यूपी में योगी का डंका। लेकिन जब योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्होंने इस दिमागी बुखार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, आप सब बहुत परिचित हैं, और काफी मात्रा में हम बच्चों की जिंदगी बचाने में आज सफल हुए हैं। अब की बार फिर 300 पार। 2022 300 पार। योगी फिर दिलाएंगे सत्ता। उत्तर प्रदेश में योगी रिटर्न्स। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी में 300 से ज्यादा सीटों के साथ एक ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। मंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार। वहीं जहां देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है और सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य ने इस जंग में कोरोना महामारी से डटकर सामना किया, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीन पर उतरे और मोर्चा संभाला। महामारी से निपटने के लिए योगी खुद शहर शहर गांव-गांव गए, जहां सीएम ने पीड़ितों और कोरोना वॉरियर्स से न केवल मुलाकात की बल्कि अस्पताल के इंतजामों का और कोरोना के हालात की समीक्षा भी की। ये दौरे जो मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, हमारे मंत्रीगण भी जनपद स्तर पर जा रहे हैं, मैं स्वयं जा रहा हूँ, कार्य की समीक्षा कर रहा हूँ, निगरानी समितियों के कार्यों को बहुत नज़दीक से इसको मैं देख रहा हूँ और निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा काम किया है। कोरोना की इस जंग में जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली लहर में यूपी सरकार को एक कड़ा संदेश दिया था, वहीं दूसरी लहर में हाईकोर्ट ने योगी सरकार और यूपी की व्यवस्था की तारीफ की। इतना ही नहीं, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना काल में उठाए गए कदम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। WHO ने कहा, योगी सरकार का ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का फॉर्मूला सराहनीय है। सबसे अधिक आबादी वाले राज्य यूपी में योगी सरकार ने गाँव में भी घर घर जाकर लोगों के टेस्ट किए हैं ताकि कोरोना महामारी को रोका जा सके। WHO के साथ साथ नीति आयोग ने भी योगी सरकार की कोरोना रणनीति की तारीफ की। लेकिन कोरोना की इस जंग में विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर रहा है। यूपी में नदी के किनारे मिली लाशों को लेकर सियासत हुई, जिसका योगी आदित्यनाथ ने जमकर पलटवार किया। करवाई थी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अपने परिवार के सदस्य की दुखद मौत पर अंतिम संस्कार नहीं कर सकता है, उस परिवार को आर्थिक रूप से अगर कमजोर है तो 5,000 रुपये की सहायता करें। स्थानीय निकाय को भी निर्देश दिए गए, जो कोरोना के भय से अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं उसका प्रशासन करे। इतना ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया, यूपी सरकार में चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा, अजीब है बीजेपी की नीति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर उनकी मर्जी के विरुद्ध दिल्ली से भेजा अधिकारी थोपा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन से राज्य को खींचने के झूठे वादे करने वालों के बीच खींचतान जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश को कोरोना से उबारने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या योगी सरकार का काम विपक्ष की हर रणनीति पर भारी पड़ेगा? सवाल ये भी कि क्या यूपी में एक बार फिर बीजेपी के लिए 300 पार का सपना साकार होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यूपी में एक बार फिर होगा रिटर्न ऑफ योगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
में मैं पूछ रही हूं ये सवाल योगी मॉडल से। कोरोना की हार, विपक्ष पर प्रहार, क्योंकि मात कोरोना को दी, लेकिन क्या ये प्रहार विपक्ष पर भी रहा? सवाल पूछ रही हूं, योगी के काम से विपक्ष की रणनीति चित हो गई है क्या? सवाल आज महाभारत में ये कि अब की बार क्या फिर यूपी में 300 पार, और सवाल ये भी कि 2022 में भी होगी योगी की वापसी। और आज मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जुड़ रही हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विनोद सिंह, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अतुल सक्सेना जुड़ रहे हैं, और साथ ही जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सतीश प्रकाश। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत कर रही हूं उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के साथ, क्योंकि दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी कि 300 पार की बात हो रही है यूपी में, उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहां कोरोना से लड़ने का समय है, आप लोगों के बीच नेतृत्व को लेकर खींचतान हो रही है, ऐसा है क्या? जिस व्यक्ति के नेतृत्व में जिनकी आप बात कर रहे हैं, ऐसा त्याग क्या दूसरे दलों में आपको मिलता है, विपक्ष में मिलता है? पिता मृत्यु शैया पर बैठे हों, माननीय योगी जी के हॉस्पिटल में जो पहली लहर थी, उनको देखने ना जाकर वो कोरोना के संक्रमण को रोकने की मीटिंग कर रहे होंगे। पिताजी की मृत्यु होती है, वहाँ पर ना जाके उस दिन संक्रमण की तीव्रता है और वो जगह जगह पर दूसरी जगहों पर लोगों की जान बचाने के लिए, अपने परिवार की चिंता ना करके दूसरों जान बचाने के लिए काम कर रहे हों। इस साल जब द्वितीय लहर आई तो दौरा करते करते उनके बैठकें और व्यवस्था करते करते वो खुद स्वयं संक्रमित हो जाते हैं, और संक्रमित होने के बाद बैठकों का दौर नहीं होता, और जब जिस दिन निगेटिव होते हैं उसी दिन से वो पूरे लगभग 61 जिलों का दौरा करके एक एक जिलों में, एक एक जगह पर, गांव तक में जाकर लोगों की चीज़ों को सुनकर व्यवस्था करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जहां इतना सबल नेतृत्व काम कर रहा हो और जहां इतने सफल नेतृत्व काम कर रहा हो, वहां इस प्रकार की बातें उठाना, जबकि विपक्ष का नकारात्मक रूल रहा हो, विपक्ष के वरिष्ठतम व्यक्ति कोरोना के संक्रमण के ऐसे समय भी जब मोदी जी के मार्गदर्शन में जो उनका एक प्रोत्साहनात्मक जो रवैया था, हमारे जो विद्वत वैज्ञानिक थे, उन्होंने जिस प्रकार से वैक्सीन को ईजाद किया, दिल्ली के नेता ट्वीट कर रहे थे कि ये वैक्सीन सफल नहीं होगी, इसको लगाना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के नेता प्रेस के सामने कह रहे हों कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, जब हम सत्ता में आएंगे तो अपनी वैक्सीन को लगवाएंगे। यानी लाखों लोगों को आप गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। विपक्ष का संकट के समय सकारात्मक रुख होना चाहिए था, जो नकारात्मक रुख के कारण उत्तर प्रदेश में दुष्प्रचार का केंद्र बन गया जी। और मैं समझता हूं ये एक अच्छी लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन नहीं है। इससे विपक्ष को बचना चाहिए कि संक्रमण काल और संकट काल में वो सेवा भाव कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रतिद्वंदता उनको करना चाहिए था। आज वो गाँव में ना जाकर ट्विटर पे बैठ रहे हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता, कितने कार्यकर्ताओं, हमारे मंडल अध्यक्षों की मृत्यु हो चुकी है, 6 के आसपास हमारे विधायक इस बार, और 4 से 5 विधायक हमारे पिछले बार उनकी मृत्यु हुई, हमारे 3-3 मंत्री संक्रमित होकर उनकी मृत्यु हुई। यानी हम फील्ड पर रहे, रिस्क लेते हुए भी हमारा संगठन रहा है। और आप घरों में बैठ के एयर कंडीशन में ट्वीट करें और ट्वीट करने के बाद सरकार को कटघरे में खड़ा करने का अगर प्रयत्न करें, तो मैं समझता हूं जनता इस चीज़ को देखती है और समझती है। इसलिए मैंने कहा कि हम पहले से ज़्यादा 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा हम बहुमत में आएंगे, ये हम कल्पना कर रहे हैं। लेकिन हम इस समय चुनाव की बात नहीं करना चाहते। इस समय हम चुनाव में क्या लाभ पाएंगे, क्या नहीं पाएंगे, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य वर्तमान में केवल इतने मात्र तक सीमित है कि हम कैसे जान बचाएंगे कोरोना संक्रमण से, कैसे मुक्त दिलाने में सफल बनेंगे। दिनेश जी, आपने अपने को सीमित कर रखा है। दिनेश जी, आपने कहा कि इस वक्त लक्ष्य ये नहीं है, लेकिन जब केपी मौर्य जी कहते हैं कि 300 पार, इस बार, अब की बार 300 पार, आपको लग रहा है कि पिछली बार भी 300 से ज्यादा सीटें आई थी, वो सपना फिर साकार होगा? देखिए, साकार तो हो चुका, उससे हम कहीं ज्यादा सीटें पिछले बार पाए थे। और जो हमने परफॉर्मेंस दी है 4.5 साल में, वो एक विकासोन्मुख जो गतिविधियां थी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में,
चारों तरफ आपको देखिए, आपको गंगा एक्सप्रेसवे बनता दिखेगा, तो कहीं आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनता दिखेगा, तो कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनता दिखेगा, कहीं डिफेंस कॉरिडोर होगा, कहीं आपको आईटी के क्षेत्र में देखेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखेगा। चाइना से आने वाली कंपनियां, चाहे वो सैमसंग हो, ओप्पो हो, तमाम इसी प्रकार की कंपनियां हैं जो आज उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में आएंगी, तो वो उत्तर प्रदेश में अपने जो इंडस्ट्रीज है वो लगा रहे हैं। तेजी के साथ जो हमारा बढ़ा हुआ लक्ष्य है, प्रत्येक विभाग ने बढ़ चढ़ कर काम दिया है। जहां तक मैं माध्यमिक शिक्षा की बात करूंगा तो पूरा हमारा पाठ्यक्रम का परिवर्तन हुआ, नकलविहीन परीक्षा हुई, सत्र का नियमितीकरण हुआ। परीक्षाएं जो महीना भर चलती थी वो 12 दिन और 15 दिन में समाप्त हो रही हैं। 3,10,000 के आसपास जो पॉजिटिव यहाँ पर एक्टिव केस थे वो आज 32,485 हैं और पॉजिटिविटी रेट जो है वो 0.4% रह गया है और जो हमारी रिकवरी दर है वो 96.9% पहुंच गई। यानी हमने उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व काम किया है कोरोना के संदर्भ में भी, और इतनी बड़ी द्वितीय लहर की तीव्रता थी उसके बावजूद नियंत्रित करने में हमने सफलता पाई है। अमेरिका जहां की आबादी मुश्किल से मैं समझता हूं कि 34-35 करोड़ के आसपास होगी, वहां कई लाख, 7 लाख से भी ऊपर लोगों की मृत्यु हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ से ऊपर आबादी में भी हमने जो संसाधन हमारे पास सीमित थे उनको बढ़ाते हुए हमने इसको व्यापक तौर पर नियंत्रित करने का काम में सफलता पाई है। दिनेश जी, तो ये हमारे काम है जी। आपने जिस तरह से कोरोना पर ये वार किया है, शायद यही वजह है कि इस वक्त 300 पार का सपना आप एक बार फिर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। जिस तरह से दिनेश शर्मा ने बताया, दिनेश शर्मा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के योगी मॉडल से, और जिस तरह कोरोना पर वार किया है, मैं एक बार आपको दिखाती हूं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर काम किया, जिसकी वजह से अब एक बार फिर योगी रिटर्न्स की बात हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह यूपी में काम किया है और कोरोना पर हर दिन 3 लाख से ज्यादा टेस्ट, 3,37,000 टेस्ट का दावा किया गया। यूपी में इस वक्त हो रहे हैं रोज टेस्ट, 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला पहला राज्य जहां पर लगातार टेस्टिंग चल रही है। और जैसा कि WHO ने भी कहा कि ट्रेस टेस्ट यही एक फॉर्मूला था जिसके चलते यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर वार किया। पिछले 24 घंटों में 1500 नए केस ही आए हैं, जहां पर रोज किस तरह से लाख के करीब केस आ रहे थे, वहां 1500 नए केस और सक्रिय मामले सिर्फ 28,000 इस वक्त राज्य में रह गए हैं। ये कोरोना पर योगी आदित्यनाथ का वार, उनकी सरकार का वार। रिकवरी रेट 97%, यानी कि 97% से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं राज्य में, यह भी जानकारी। और साथ ही जिले दौरों में योगी आदित्यनाथ 5,000 किलोमीटर से ज्यादा चले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा चलकर योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया है उत्तर प्रदेश में, और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा भी हुई है, चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट हो या फिर WHO हो। और क्या यही वजह है कि एक बार फिर योगी रिटर्न्स की बातें राज्य में हो रही हैं? मैं जानती हूं सतीश प्रकाश जी आप इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मैं शुरुआत में आपके पास आऊं, अतुल जी के पास आऊं। सबसे पहले मुझे यह बताइए, जो एक प्रशंसा योगी मॉडल की कोरोना से वार पर की जा रही है, किस तरह कोरोना को राज्य में जिस तरह स्थितियां बिगड़ी उनको किस तरह काबू में किया, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो खुद राज्य भर दौरा करते नजर आए? सतीश प्रकाश जी, देखिए समय होता है, जब उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना महामारी से जूझी थी, तब ये योगी जी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे बंगाल में, और योगी जी इन्फेक्टेड हुए, उत्तर प्रदेश में इन्फेक्टेड नहीं हुए, बंगाल में बाकायदा इन्फेक्टेड हुए और वहां से इन्फेक्शन लेकर के आए। देखिए, आप झूठे आंकड़ों के आधार पर चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन कोरोना एक महामारी है, वो आप झूठे आंकड़े के आधार पर उससे नहीं जीत सकते। एक सेकंड, झूठा आंकड़ा कौन सा था? कौन सा झूठा आंकड़ा है, मुझे जरा बता दीजिए। झूठा आंकड़ा कौन सा है? फिर अनिला जी से पूछूंगी, उसकी सच्चाई बताएंगी। अरे भाई सुनिए। नहीं, झूठा आंकड़ा कौन सा है? मैंने तो कुछ आंकड़े दिए, कोई राज्य सरकार ने कोई आंकड़े ऐसे दिए जो झूठे थे, तो बताइए ना, फिर उसकी पोल खुलनी चाहिए। कौन से झूठे आंकड़े? ये कि पूरे देश की सरकार, पूरे देश में आप ये कहते हैं कि 3 लाख लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई। आप मुझे ये बताइए कि पूरे देश में
5 लाख नहीं, एक सेकंड, ये आंकड़े कहाँ के हैं? ये कहाँ के हैं आंकड़े? सतीश प्रकाश जी, हम रियलिस्टिकली बात करेंगे, ये आंकड़े कहाँ से हैं? आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं आंकड़े किसने दिए? चलेगा आंकड़े किसने दिए? मोदी जी। सतीश जी ऐसे नहीं, सरकार ने कहा, झूठ बोलते हैं। सतीश जी, सरकार ने कहा को हरा दिया। अगर मोदी जी ने कोरोना सतीश जी तो कोरोना कहां से आ गया? सतीश जी, मैंने आपसे कहा आंकड़े आप ऐसे मत दीजिए ना। किसी ने कहा, सरकार की तरफ से कहा गया, ऐसे कौन से आंकड़े? यही तो समस्या, आप लोग आंकड़े बताते हैं लेकिन उनका सोर्स क्या है मुझे बताइए, कहां से बोला? देखिए सुचारिता जी, आंकड़ों की कलाबाजी दिखा करके आप जो टेस्ट का रिपोर्ट 24 घंटे में आया करता था, उसको आपने 5 दिन कर दिया है। और आप मुझे बताइए कि सतीश जी कहाँ रह रहे हैं आप? यूपी में नहीं रहते हैं आप। सतीश जी, आप कौन से राज्य में रहते हैं सर? जिन लोगों ने, आप कौन से राज्य में रहते हैं? तमाम, सतीश जी आप कौन से राज्य में रहते हैं? मैं पूछ रही हूँ, तमाम हॉस्पिटल को उत्तर प्रदेश, मैं आपसे पूछ रही हूँ कौन से राज्य में रहते हैं आप? कि उन लोगों की मृत्यु के नो सतीश जी, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कौन से राज्य में रहते हैं, क्योंकि मैं सुनिए उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें अनिला जी, स्थितियां जिस समय बिगड़ी थी हम सब जानते हैं। आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स में समय लग रहा था, वो दिल्ली हो, यूपी हो, और भी राज्य हो। लेकिन अब जो बात ये कह रहे हैं, या यूपी में 5 दिन में रिपोर्ट आ रही है अनिला जी, ऐसी झूठी बातें मत फैलाइए ना सर। जिस समय था उस समय हमने बताया भी हाँ हो रहा है। एक मिनट अनिला जी बोलिए। जी, पर पहले मैं सतीश जी से पूछना चाहती हूँ, सतीश जी एफआईआर लिखवा दी आपने एफआईआर लिखवा दी? मायावती जी बिल्कुल गायब है, गुमशुदा है, आपको चिंता नहीं हुई है? आपकी नेता गायब होगी, दिखाई नहीं दे रही, एफआईआर जाकर लॉन्च करवाएगी, यहाँ बैठकर बहस नेता की चिंता करिए, वो गायब कहाँ है? गायब कहाँ है? बिल्कुल गुमशुदा है, जाके एफआईआर लॉन्च कराइए। लोगों की मृत्यु हुई है, पुलिस जाकर ढूंढ तो सके कि आपके नेता है कहाँ, है ना? मेरे नेता के विषय में तो पूरी दुनिया बात कर रही है ना। मेरे मुख्यमंत्री के विषय में तो WHO भी प्रशंसा कर रहा है। मेरे मुख्यमंत्री के विषय में तो लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री है, 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में ऐसी मार आई थी कोरोना की, उसको कैसे संभाला जाए उसका उदाहरण स्थापित कर दिया। और आप जो यहाँ बैठकर बहस कर रहे हैं, आपके नेता हैं कहाँ भाई? कितने लोगों की मदद करी है बहन जी ने, कितने लोगों की मदद करी है बीएसपी ने? हम तो खड़े होकर पूरे दावों के साथ, आंकड़ों के साथ बता सकते हैं कि हमारे प्रदेश की सरकार ने क्या किया, क्या नहीं। मुझे एक मिनट, आप दोनों एक साथ बोलेंगे, इस तरह से बहस समझ नहीं आएगी। सतीश जी एक मिनट, और आप ये कहते हैं तो आपको बताना चाहिए। सतीश जी एक सेकंड रुकिए, मेरी बात सुनिए। आप भी चिल्लाते हैं और बीच में बोलते हैं, मैं आंकड़ों पे बात। सतीश जी एक मिनट, अनिला सिंह की बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास प्लीज, वरना मैं ऑडियो बंद नहीं करना चाहती सर। बहुत आप मुझे अनिला जी की बात सुनने दीजिए, उसके बाद एक एक करके बोलिए अनिला जी, बात कंप्लीट करिए। जी देखिए, ऐसा है कि जब ये कोरोना की वेव 2 आई थी, हमने देखा तो उत्तर प्रदेश जो अपने आप में एक देश की तरह है। पूरे विश्व में केवल 2 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी हमसे ज्यादा है, यूएसए और चीन की। ऐसा प्रदेश जहां पे 25 करोड़ की आबादी हो, वहां की सरकार जो है ना अपने कदमों पे बिल्कुल खड़ी हुई थी, डटी हुई थी। नेतृत्व किसका? योगी आदित्यनाथ जी का, जो खुद कोरोना से पीड़ित थे, उसके बावजूद जैसे ही तुरंत ठीक हुए आ गए लोगों के बीच में, कंटेनमेंट जोन पे गए, लगातार दौरे किए, पूरा टीम 9 प्रदेश में जिलों में गठित करी, एक्सपर्ट जो है दिन रात मॉनिटर कर रहे थे। और अब एक मिनट सतीश जी आऊंगी आपके पास। अतुल जी भी देखिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अमनीश जी भी इंतजार कर रहे हैं। जो मॉड्यूल है वो और लोगों ने भी अपनाया, पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा हुई है। आज की तारीख में देख लीजिए, ऑक्सीजन ग्रिड किसने बनाया? सबसे पहले उत्तर सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने वो कदम उठाए हैं जो कि अपने आप में भविष्य के लिए उदाहरण स्थापित हो रहे हैं। एक बड़ा राज्य, एक बड़ी आबादी वाला राज्य जब होता है तो उसको कैसे संभाला जाए। मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, जिस प्रकार से आप पराजित मन के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और लोगों का मन पराजित करना चाहते हैं, तो पराजित मन, पराजित राष्ट्र, पराजित राज्य होता है, और आपकी तो पराजित पार्टी है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए अतुल सक्सेना जी, राष्ट्र को पराजित होने देंगे ना हम अपने प्रदेश को पराजित होने देंगे। अतुल जी आपको लग रहा है कोई रणनीति काम नहीं कर रही है? आपको लग रहा है कि पिछले 4 साल में जो रणनीतियां बनाई वो विफल हो गई क्योंकि कोरोना पर काम कर गई योगी आदित्यनाथ? ये डर तो नहीं लग रहा है अतुल सक्सेना जी आपको? अवनीश जी को लीजिए। नहीं देखिए सुचारिता जी, हाँ। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जब 2017 में बीजेपी 300 पार कर गई झूठे या जुमलेबाजी करके, तो हमने तो कहा हुआ है कि हम तो 351 सीटें लेकर के आएंगे विकास के नाम पे।
बीजेपी ने जो नारा दिया है 300 पार का, आप बताइए किस आधार पे दिया है? बीजेपी ने जनता के साथ विश्वासघात करा है और ये नारे पे काम करते सबका साथ सबका विकास। आप बताइए किसका विकास इन्होंने करा है? नहीं सर, तो आप भी दे दीजिए नारा। अरे अतुल सक्सेना जी, आप भी दीजिए ना नारा। मैं तो कह रही हूँ इन्होंने वही क्यों दे 300 पार का नारा। आप बोलिए अब की बार सपा के लिए 300 पार, आप बोलिए तो सही। हम काम के, आप बोलिए तो सही। मैं ये कह रही हूँ कि कौन बोलेगा? हमने बोल दिया, बोलने की हिम्मत वो दिखाएगा जो काम करेगा। आप भी बोल लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में सत्ता में वापसी आएगी। ये तो हम कह चुके हैं कि 351 सीटें जीत करके हम वापस आ रहे हैं सत्ता में। ये 351 की फिगर किसने दी सर? बीजेपी इस तरीके से जुमले नहीं, 351 की फिगर, यदि आप रिपब्लिक चैनल के एक एंकर हैं और यदि आपको 351 सीटों की फिगर किसने दी, यदि ये नहीं मालूम है, तो मैं ये जरूर आज कहना चाहूंगा सुचारिता जी कि आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अपने काम में। अतुल जी, मैं आपसे एक बात बोलती हूं, ऐसा क्यों है? 351 सीटें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पहले कह चुके हैं और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस दिशा में काम कर रहा है। अब मैं आपसे बताती हूँ अतुल जी, आपका कार्यकर्ता 351 सीटों के लिए काम कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है कि लोगों को अखिलेश यादव के वही बयान याद रह रहे हैं या फिर उनकी चर्चा हो रही है जो वो योगी आदित्यनाथ पर देते हैं? और ये बात दिनेश शर्मा जी ने थोड़ी देर पहले कही कि सिर्फ ट्विटर के जरिए क्यों बोलते हैं वो क्यों नहीं उतरे लोगों? मुझे बताइए कोरोना के समय कहाँ गए अखिलेश जी? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ सर, कहाँ गए हैं? किन किन जिलों में गए हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, जरा आंकड़े दीजिए क्योंकि जरूरी है। ये 300 पार क्यों ले जाएं सर? समाजवादी पार्टी काम कर रही है, 351 सीटें आपकी आएंगी। आप बताइए कहाँ गए? मैडम सुनिए। जी मैडम प्लीज सुनिए। बोलिए जब आप कहते हैं कि अखिलेश यादव जी कहाँ हैं, हाँ। जब अखिलेश यादव जी सड़क पर जाते हैं तो आप बैरिकेडिंग लगा करके उन्हें जो जेल भेजने का काम करते हैं। अरे नहीं सर, अब ये देखिए ये कार्यकर्ता कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों की मदद करने के लिए आगे आता है, तो आप पुरानी बैरिकेड लगाने की बात करेंगे। सर मैंने तो सीधा सवाल पूछा, आप तो आपके पास तो मौका है, आपके पास मौका है ये सिद्ध करने का कि इस पूरे दौरान कोरोना में विपक्ष ने ज्यादा काम किया, आप लोगों ने सहूलियतों के लिए काम किया। मैं तो कह रही हूँ सिर्फ कोरोना में नहीं, बाकी मुद्दों पर भी। अवनीश जी इनके पास मौका है, ये प्रूफ करें और मैं तो चुनौती दे रही हूँ, प्रूफ करिए। क्यों बीजेपी इस पर डंका पीटे कि हमारे आ रहे हैं 300 पार, आप क्यों नहीं? बताइए कि कोरोना काल में जितनी मदद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने करी है, मैं जानना चाहता हूँ भाजपा के हमारे साथी कहाँ थे? ठीक है प्रसाद मौर्य जी आए, उन्होंने कह दिया आपकी बात 300 पार। अवनीश जी को ऑडियो जरा चेक कर लीजिए। अवनीश जी बोलिए। ये बात ठीक नहीं है कि अगर आपने मुझे बोलने को कहा है तो एक ये व्यक्ति जो है जो कहते थे कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उस पर तो आज तक ना इन्होंने माफी मांगी ना बयान वापस किया और बोले जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है WHO नहीं, बाकी देश की जनता ने जिस प्रकार से योगी सरकार के कामकाज को 5 वर्ष में देखा है, देश की जनता, प्रदेश की जनता, 25 करोड़ 24 करोड़ जनता के मन में योगी जी ने अपना जो स्थान बनाया है वो अभूतपूर्व है। सचमुच मैं कहता हूं कि चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, विकास की हो, प्रवासी मजदूरों के प्रबंधन की हो, अनएम्प्लॉयमेंट की हो, हर क्या कोई कोरोना काल में मुख्यमंत्री जमीन से जमीन पर जाकर के 66 जिलों में जाकर के उनकी बात सुनेगा, अपनी बात रखेगा, निरीक्षण करेगा। 2017 मार्च में योगी जी आए थे, 2017 अगस्त में गोरखपुर में मृत्यु हुई बच्चों की, उसके पहले लगातार हर साल अगस्त में होती थी। उसके बाद कितनी हुई? मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार को भी और मीडिया को भी इस पर खुलासा करना चाहिए। कितना बेहतरीन प्रबंधन रहा है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बड़ी साफ सी बात है, मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस समर्पण भाव से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की है, जनता के मन में एक ऐसे के रूप में एक ऐसे रोल मॉडल के रूप में स्थापित हो चुके हैं कि जिसमें पिछले 5 वर्षों में 4.5 वर्षों में विपक्ष ने क्या किया? कांग्रेस तो खैर कहीं है ही, उसकी तो शायद 7-6 सीटें थी। बीएसपी और एसपी ने काम क्या किया पिछले तो बताना पड़ेगा ना कि हमने ये किया।
सिर्फ ट्वीट पर और बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा और घर से टोटियां चोरी करके ले जाऊंगा, इसके अलावा वो बताएं ना कि 4.5 वर्ष में उन्होंने विपक्ष में कैसे भूमिका निभाई है। नहीं कर रही हूँ अतुल जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि अवधेश जी भी इंतजार कर रहे हैं, विनोद जी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रही हूँ। जब 2022 की बात हम कर रहे हैं तो हम क्या सिर्फ कोरोना पर नजर रखे हुए हैं, हम अलग अलग मुद्दों की भी बात करते हैं। और मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से मौजूदा समय में अपराध पर एक हंटर चला है योगी आदित्यनाथ की सरकार का। और वो मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि जिस तरह से अपराध पर जीरो टॉलरेंस, 2017 में 28 ऐसे मुजरिम मारे गए जो वांटेड थे या फिर जिन पर इनाम थे और जो भागे फिर रहे थे। 2018 में 41 ऐसे अपराधियों को मार गिराया गया, वहीं 2019 में 34 और 2020 में 26। यानी कि देखिए किस तरह से जीरो टॉलरेंस नीति रही है अपराध के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार में। और मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि पिछले कई दिनों में चाहे वो अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी हो, इन सब पर एक शिकंजा कसता हुआ देखा। सुंदर भाटी हो, अमित कसाना हो, बबलू श्रीवास्तव हो, ये वो नाम है जो अपराध की दुनिया के बड़े नाम थे, लेकिन इन पर शिकंजा कसने में यूपी की सरकार ने किस तरह से काम किया, अब इस पर मुहर जनता लगाएगी। ये काम हुए हैं, ये योगी सरकार कहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है, इस पर मुहर लगना बाकी है। लेकिन ऑपरेशन माफिया यूपी में चलाया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इन माफियाओं से या फिर इन गुंडों से किस तरह परेशान रही, ये यूपी के इतिहास में दर्ज है। और इसीलिए बार बार ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कोरोना पर वार है, क्या माफिया पर भी हंटर योगी का चला। और इसी के साथ साथ मैं आपको वो भी दिखाती हूं जो यूपी सरकार में, अतुल जी आप सुनिएगा, आपके ही सांसद हैं जिन्होंने बयान दिया कि किस तरह से आपदाओं का चलते ये जो आपदाएं आ रही हैं देश में, ये किसकी देन है। एसटी हसन की एक बार बयान सुना देते हैं, एसटी हसन क्या कह रहे थे वो भी सुनाते हैं, क्योंकि अगर ऐसे बयान होंगे तो सर 351 मुझे लग रहा है थोड़ा कहीं मुश्किल में ना पड़ जाए। एक बार सुनाते हैं क्या कह रहे हैं एसटी हसन, सांसद है समाजवादी पार्टी के। चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। अब आपने सुना एसटी हसन को, और विनोद जी आप जानते हैं एसटी हसन कौन है, मैं आपके पास आऊं क्योंकि मुझे पता आप इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अवधेश जी एसटी हसन की बयान आपने सुना, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, आसमानी आफताएं हैं, ये सब किस वजह से आ रहा है, क्योंकि शरीयत में बदलाव कर दिया गया। क्यों आ रहा है, क्योंकि कई कानून लाए गए, इन सब की वजह से। और ये खुद एलोपैथिक डॉक्टर हैं। अगर ऐसे बयान आएंगे, ये बयान किस वजह से है? क्या चुनाव के मद्देनजर ऐसे बयान आ रहे हैं या ये वाकई सोचते हैं? ये एक सांसद की सोच है अवधेश जी। नहीं देखो, जब हम 2022 की गणना करते हैं, आज की करते हैं, और समाजवादी पार्टी के एसटी हसन जैसे नेता के बयानों की बात करते हैं, तो हमको कई पहलू देखने होंगे। सबसे पहला कि 2014 में, 2017 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को इतना व्यापक बहुमत क्यों मिला? उसमें एसटी हसन जैसे जो लोग हैं उनके जो बयान थे और उसके कारण जो एक भाव पहना, और ऐसे लोगों को जो प्रश्रय मिला था उत्तर प्रदेश में, उसमें भाव ये था कि समाजवादी पार्टी की सरकार 19-20% मतों के लिए एक विशेष समुदाय का जिस ढंग से तुष्टीकरण करती है, उनके सांप्रदायिक तत्वों को, उनके लिबरल को, लोगों को नहीं। हाँ। उसके खिलाफ एक व्यापक आक्रोश था और समाजवादी पार्टी की हालत खराब हो गई। जो दूसरा बड़ा कारण इसी से, मैं एक बार अतुल जी के पास जाऊंगी, फिर विनोद जी के पास जाऊंगी। हाँ अवधेश जी बोलिए, अवधेश जी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं जाऊंगी अतुल जी के पास। हाँ, जो दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि लोग मूल्यांकन करेंगे कि समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में जिस ढंग से अपराधियों का बोलबाला था, माफियाओं का बोलबाला था, गरीबों के भूमि पर कब्जे होते थे, सेंटर का, राज्य का एक मंत्री वहां गरीब मुसलमानों तक की जमीन हथिया के ट्रस्ट पर काम कर रहा था, क्या वो स्थिति है या उसमें बदलाव आई है? जो तीसरी बात मेरी समझ में आती है 2014, 2017, 2019 में, वो ये है
कि उत्तर प्रदेश एक सांस्कृतिक घटाटोप से गुजर रहा था। एक व्यापक समुदाय जो है, जो संस्कृति का केंद्र रहा है धर्म से, उनको लगता था कि हमारे सांस्कृतिक केंद्रों को महत्व नहीं मिल रहा था। और उत्तर प्रदेश के लोग 2022 में ये भी देखेंगे कि क्या वाकई महत्व मिला है। और आज मैंने पढ़ा है कि कोरोना से हटने के बाद फिर से राम मंदिर का पट खोल गया है, लोग दर्शन कर सकते हैं। जो चौथी बात मेरी समझ में आती है कि ये भी देखेंगे कि क्या वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्रियों की तुलना में इन पर कोई भ्रष्टाचार। मैं एक बार अतुल जी के पास जा रही हूँ, अवधेश जी, आपने अपने सांसद का बयान सुना सर, ये क्या वाकई ये सोचते हैं, स्थापित किया है, ये क्या वाकई ये सोचते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं इसी का नतीजा है क्योंकि शरीयत में बदलाव कर दिए गए, कई कानून आ गए ऐसे, ये वाकई सोचते हैं या फिर ये रणनीति है 2351 वाली? देखिए नहीं, इस तरीके की रणनीति युवाओं को एक मिनट अवधेश जी एक मिनट अतुल जी से पूछे। जैसे कैराना जो करा वो बीजेपी ने करा। हाँ। और आरोप आप लोग हम पे मढ़ते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड प्रधानमंत्री हैं। नहीं सर, सवाल मैंने कुछ पूछा है, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। एसटी हसन का बयान सही है सर, एसटी हसन का बयान सही है, वो तो जानकार व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, मुझे बताया गया है, लेकिन वो ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए ये डॉक्टर सर बयान सही है गलत? देखिए हसन साहब का जो बयान है, नहीं देखिए हसन साहब का, नहीं देखिए इसमें देखने की बात है। आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं गलत बताऊं कि कैसे बताऊं, क्योंकि सांसद है हमारे। ठीक है, यदि आप दिखा रहे, मैं मना नहीं कर रहा, मैं उस चीज नहीं मना किस मुंह से करेंगे आप सर? आप कह रहे हैं मैं मना नहीं कर रहा, मना किस मुंह से करेंगे? ये ऐसा बयान कोई सांसद दे रहा है कि हमारे पर प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, आसमानी आफत आ रही है इस वजह से? साल में सुन लीजिए, जिस तरीके से 7 साल में, सर ये प्लीज आप सफाइयां मत दीजिए, अभी बहुत बुरा लगता है ऐसे बयान पर भी आप सफाई दे रहे हैं। जनता पे आफत आ रही है, वो देश के प्रधानमंत्री और भाजपा एक असफल सरकार, आसमानी आफत, इसलिए किस आफत की बात कर रहे थे वो? प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, आसमानी आफत आ रही है, कोरोना आ रहा है, वो इसकी बात कर रहे हैं। असफल सरकार है ये, फेलियर। अरे सर कहाँ पहुंच गए आप? अतुल जी कहाँ पहुंच गए? गोली बाली जनता, अतुल जी कहाँ पहुंच गए आप? प्राकृतिक आपदाएं, आसमानी आफत, कोरोना। अतुल जी प्लीज डू नॉट डिफेंड। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, लोग जो देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे कि आप ऐसे बयान को भी डिफेंड कर रहे हैं? इतनी सियासी मजबूरी, इतनी सियासी मजबूरी। एक मिनट अवधेश जी, अवधेश जी एक मिनट, साथ नहीं बोलेंगे सब। नहीं किया, जबकि उत्तर प्रदेश में आप 300 पार का नारा देते हैं। एक सेकंड अतुल जी, जो है बस का अतुल जी आप दुनिया भर की बातें कर लीजिए, मेरी ऑडियंस देख रही है कि आपकी सियासी मजबूरी इतनी हो गई कि आप इस बयान को डिफेंड कर रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, आसमानी आफत आ रही, कोरोना आ रही है क्योंकि बीजेपी ने या फिर केंद्र सरकार ने कुछ नीतियां बना दी। सर व्हाट आर यू टॉकिंग? अतुल जी नहीं, नीतियां लोग देख रहे हैं भाई, सुन रहे होंगे। नीतियां बना दी, आज तक बीजेपी की नीति से किसे फायदा हुआ है? हमारी इकोनॉमी जीरो हो गई, हमारी जीडीपी माइनस में चली गई, हमारे डेथ रेट बढ़ गए, टेस्टिंग हमारे यहाँ होती नहीं है, किसान सड़कों पर है, आत्महत्या कर रहा है, मजदूर के पास काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है। आप 2 लाख रोजगार देने का बात करते हैं, आप 2000 नहीं दे पाते हैं, और आप कहते हैं कि हम अतुल जी मुझे कहना पड़ेगा सर, दिस इज शेमफुल। अगर इस तरह के बयान को आप बढ़ावा दे रहे हैं तो फिर तो आप कोई भी बयान आगे चलकर देंगे और गांव में, कस्बों में जाकर आप लोगों से कहेंगे कि ये जो कोरोना महामारी आ रही है ना, ये बीजेपी ने एक कानून बना दिया, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने, इसलिए ये बीमारी आई है। यही समझाते हैं आप गांव में जाकर लोगों को? यही समझाते हैं आपके नेता? क्या ऐसी कोई बात नहीं, यही समझाते हैं क्या आपके नेता? पर हम ये कह रहे हैं कि नहीं, आप क्या कह रहे हैं? नफरत घोलने का काम किया है। आप एक बयान को डिफेंड कर रहे हैं, आप ये तक नहीं कह पा रहे कि ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कर दिया है अवनीश जी, ये सर ये शर्मनाक लगता है मुझे शर्मनाक लगता है। अवनीश जी ये डिफेंड भी नहीं, ये डिफेंड कर रहे हैं इस बयान को। अवनीश जी पूरी दुनिया ने देखा, आज पब्लिक भारत के दर्शकों ने देखा, एक पार्टी का प्रवक्ता इस बात का ये बयान है, ये गलत है, उस पर बोल नहीं पाया एक शब्द। और ये विधानसभा में अपनी सरकार बनाने का सपना देखते हैं,
मतलब हैरत है। और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि आईएमए कब इस एसटी हसन पर कोई कदम उठाती है, एफआईआर करती है, मैं उसका भी इंतजार कर रहा हूँ। एक पार्टी का प्रवक्ता अपने सांसद के बयान पर एक शब्द नहीं बोल, सर ये तो बोल नहीं रहे हैं। और आप तब मतलब हैरत है मुझे, कैसे लोग हैं राजनीति में, कैसे लोग आ जाते हैं जो एक अपने नेता के गलत बयान पर एक शब्द नहीं बोल पाते। अरे बोलिए ना अलीगढ़ की उस नर्स के बारे में, क्या कहना है आपका उस अलीगढ़ की नर्स के बारे में? बोलिए, आज तक एक ट्वीट नहीं हुआ है। आप योगी जी पर बोलते हैं, उस नर्स पर नहीं बोलते जो बिना सुई चुभो करके दवा नहीं दे रही थी। एक ट्वीट नहीं आया है किसी भी विपक्षी दल का, किसी ने कुछ नहीं कहा है। गुजरात में मुर्दों पे वैक्सीन लगी और आपने झूठे आंकड़े दिखाए कि जो 4 साल पहले मर गया, सुनिए, और आपने उसका प्रिंट निकाल दिया कि फला आदमी को वैक्सीन लगी है। सुनिए अतुल जी आप लाख बातें यहाँ पर कर ले, लेकिन सर मैं ये आपसे बता रही हूँ कि महाभारत के जो दर्शक है वो ये देख रहे हैं कि सियासी मजबूरी एक नेता की इतनी है कि वो एक सांसद के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे। विनोद जी मैं बहुत देर में आ रही हूँ, माफी चाह रही हूँ, लेकिन ये इस तरह का बयान जो एसटी हसन का है, अतुल जी लाख बयानबाजी कर ले, लेकिन ये बयान सही है क्या? और फिर आप भी ये मत कहिएगा कि हाँ जो नीतियां बनाई हैं उसका मतलब जो आपदाएं हैं वो उसका मतलब प्राकृतिक नहीं था, उसका मतलब उन मुद्दों से था जो देश में सुलग रहे हैं। ये बात आप तो नहीं कहने वाले हैं विनोद जी? बिल्कुल जी सुचारिता जी, मैं सहमत हूं आपसे। ऐसे बयान कहीं से ठीक नहीं लगते हैं, लेकिन ऐसे दर्जनों बयान दर्जनों बार भारतीय जनता पार्टी देती है, उसकी पहचान है। आज आपके मुद्दे पर मैं सीधे आता हूं। रही बात उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का फरेब और अतिवाद सामने आ गया है, इसीलिए लगातार मंत्रणाओं का दौर जारी है। और भारतीय जनता पार्टी के तो सर फिर आप कांग्रेस का प्रदर्शन बता दीजिए कैसा रहने वाला है? बीजेपी तो फ्लॉप होने वाली है यूपी में, कांग्रेस का कितना रहेगा नंबर? उनके तो 300 पार नहीं आएंगे, कांग्रेस के कितने आएंगे ये बता दीजिए। बद से बदतर हालात हो रखे हैं। ये डैमेज कंट्रोल के लिए केवल कसरत कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर होने वाला मैं यही विनोद जी जय पराजय। मैं आपसे सहमत हूं सर, विनोद जी मैं आपसे सहमत हूं। आप कह रहे हैं कि ये पराजय की तरफ जा रहे हैं, ये फ्लॉप हो चुके हैं, इनके नंबर नहीं आने वाले हैं, 300 नंबर उनके नहीं आएंगे। तो कांग्रेस के कितने आएंगे सर ये बताइए? असलियत यह है, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से चाह रहे हैं। सर असलियत यह है कि आप उन्हें हारा हुआ बता दें, लेकिन खुद को विजयी नहीं बता पा रहे हैं। उनको हारा हुआ बता दीजिए, लेकिन खुद को विजयी नहीं बता रहे। असलियत ये है। तो फिर सर बीजेपी, अगर आप हारे हुए हैं, अगर आप नंबर नहीं बता पा रहे, तो वो क्यों नहीं डंका पीटे कि अपना 300 हम तो आएंगे 300 लेकर? आप अभी भी, आपसे मैं खुलकर पूछ रही हूं, आप तब भी खुद को विजयी नहीं बता पा रहे, वो हारे हुए हैं। अनिला जी आप बता दीजिए नंबर कांग्रेस के। जी देखिए, ऐसा है कि प्रियंका वाड्रा दिल्ली में बैठकर ट्विटर खेल रही हैं, वो वही खेलती रहे। अखिलेश यादव जी अपने घर में टेनिस खेलते हैं, टेनिस से फुर्सत मिल जाती है तो वो भी ट्विटर खेल लेते हैं। ये लोग इसी लायक है, इससे ज्यादा ना तो इन्होंने किया ना ये कर सकते हैं। विरासत में इन लोगों को राजनीति मिल गई है और उस राजनीति की विरासत को ये संभाल नहीं पाए हैं। और सीधी सी बात है, ट्विटर से राजनीति नहीं होती है, धरातल पे उतरना पड़ता है। धरातल पे कौन दिखाई दे रहा है? केवल और केवल योगी आदित्यनाथ जी, उनकी सरकार और हमारा संगठन। तो ये पब्लिक उत्तर प्रदेश की देख भी रही है। और अभी मैं सुन रही थी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बंधु हैं, लगातार आप उनसे पूछ रही थी कि उनके सांसद महोदय ने जो कहा वो सही कहा कि गलत कहा? वो नहीं कह पाई कि उन्होंने गलत कहा। ये वही महोदय है कि उन्होंने जो कुछ महीने पहले राम मंदिर के ऊपर भी कुछ गलत टिप्पणी करी थी। ये वो सांसद है, कहने को डॉक्टर है, पर क्या कह रहे हैं, शरीयत से छेड़छाड़ कर दी, आसमानी दिक्कत आ गई। अरे ये बता दें, आजम खान साहब कौन सी दिक्कत की वजह से पीड़ित हो गए हैं?
आजम खान साहब के बारे में कुछ बोलेंगे जो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, वो कौन सी करनी का फल भोग रहे हैं। देखिए मैं इन बातों में नहीं पड़ती हूँ, तो आपकी पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक है, देखिए भाई अतुल जी प्रकार की बातें ना करें। एक सेकंड अतुल जी सुनिए सर। अतुल जी आपकी इतनी बयानबाजी पर आपका एक लफ्ज भारी पड़ता और वो ये होता कि ये गलत बयानी है, ये गलत बयानी है। सिर्फ एक आपका एक शब्द इस पूरी आपकी बयानबाजी पर भारी पड़ जाता। सर अगर आप कहते हैं गलत बयानी है, वो आपसे हलक से निकल नहीं रहा, वो हलक से निकल नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा मैं समझ नहीं पा रही। क्या आपने नहीं देखा कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता वो क्यों नहीं निकल रहा है? हॉस्पिटल में था। अतुल जी एक बार आपको सुनवा देती हूँ, एक बार फिर सुनवा देते हैं एसटी हसन का बयान। एक बार सुनवा दीजिए एसटी हसन का बयान, एक बार ये सुन ले, फिर से इनको शायद समझ नहीं आया है। अतुल जी आपको शायद बयान समझ नहीं आया, एक बार फिर सुनवा दीजिए, का काम करा, एक बार सुन लीजिए। कैसे डाल दूं? चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। तो आपने सुना अतुल जी, मैंने आपको ये बयान सिर्फ इसलिए सुनाया है कि आप इस बयान को सुनने के बाद कम से कम अपनी जनता को, सर मुझे नहीं पता कि आप किसको एड्रेस करते हैं, लेकिन अपनी जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये बयान गलत है, इस पर भरोसा मत करिए। बिल्कुल सुचारिता जी सुनिए, इस बयान को ज्यादा बढ़ चढ़ के मत दिखाइए। क्यों नहीं आपको ध्यान होगा उत्तरांचल में, क्यों नहीं दिखाऊं? सुन लीजिए, आपको ध्यान होगा उत्तरांचल में जब गंगा नदी का बहाव चेंज किया गया था टिहरी डैम का, तब भी इस तरीके की बातें हमने करी थी। अरे हम लोग सर ये सांसद साहब पहली बार नहीं दे रहे हैं ऐसा कोई बयान। मजहब का होता है सर, ये डॉक्टर है कि नहीं है मुझे ये बताइए। आप इतना बड़ा चढ़ा के मत दिखाइए, जो असल मुद्दे उन्हें दिखाने का काम करे जो है। नहीं सर बताइए सर, असल मुद्दे ये नहीं है। डॉक्टर हसन ने ये जो बयान दिया है सर, ये डॉक्टर है, ये उनका बयान है। नहीं मैं चेक कर रही हूँ, मैं एक बार चेक कर रही हूँ। डॉक्टर है ये, मैं उस बयान को मना नहीं कर रहा हूँ साहब, ये डॉक्टर है। इस तरीके के बयान ऐसा नहीं है कि पहली बार अच्छा इसका तो जवाब दे दीजिए सर, ये डॉक्टर है, इस तरीके के बयान जो है भाजपा के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, ठीक है अतुल जी मुझे पता है आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन इसका तो दे दीजिए, ये डॉक्टर है, एसटी हसन साहब डॉक्टर हैं। अतुल जी सवाल पूछा मैंने, एसटी हसन साहब डॉक्टर तो दिनेश शर्मा भी कितने अस्पतालों में गए हैं? डॉक्टर तो दिनेश शर्मा भी कितने अस्पतालों में मैंने दिनेश शर्मा जी कहां से आ गए? वो कोई ऐसा बयान देंगे तो मैं अनिला जी से पूछूंगी ये डॉक्टर है। आज मैं आपसे पूछ रही हूँ ये डॉक्टर है, बताइए ना जनता को बताइए, क्योंकि हर किसी को नहीं पता है एसटी हसन डॉक्टर है। अच्छा आप ये बताइए, डॉक्टर नहीं सर, देखिए फिर आप बदल रहे हैं। उन्होंने सर अब आपको ये भी बताने में शर्म आ रही है कि डॉक्टर है, तो फिर खुद सोच लीजिए उनका बयान कैसा है। उत्तर प्रदेश अगर आपको ये बताने में लोगों को शर्म आ रही है कि ये डॉक्टर साहब है जो ऐसा बयान दे रहे हैं, तो फिर आप खुद सोचिए कि उनका बयान कैसा है। ये आप खुद सोचिए, मैं कुछ नहीं कह सकती इस पर सर, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ ऐसा बयान होगा तो 351 आएंगे क्या, या फिर 351 के लिए ये रणनीति है, ये खुद सोच लीजिए। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।